नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प कहानी में गोता लगाने वाले हैं। ये कहानी है दयावा गांव के एक छोटे लेकिन बेहद मशहूर चिकन ढाबे की। हम विस्तार से समझेंगे कि कैसे एक फलता फूलता पारिवारिक बिजनेस लालच का शिकार हो गया, कैसे उसने एक शांत गांव की पूरी नैतिकता को हिलाकर रख दिया और फिर कैसे सच्चाई ने सब कुछ वापस जोड़ दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर गांव के लोगों का एक पसंदीदा ढाबा पूरे समुदाय की बर्बादी का केंद्र कैसे बन गया। अक्सर लोगों को लगता है कि एक छोटा सा व्यापार केवल कुछ लोगों तक ही सीमित होता है, लेकिन आज का ये पूरा विश्लेषण हमें दिखाएगा कि हमारे छोटे छोटे व्यक्तिगत और व्यापारिक फैसले सिर्फ हम तक नहीं रुकते। वे या तो पूरे समाज को ऊपर उठा सकते हैं या फिर उसे पूरी तरह तबाह कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अध्याय 1 की, ढाबे के सुनहरे दिन। दाया गांव असल में एक बहुत ही शांत और खूबसूरत सी जगह थी और इसी गांव के मुख्य रास्ते पर वीरेंद्र और सूर्यकांत नाम के दो भाइयों का एक चिकन ढाबा हुआ करता था। इसकी सफलता रातों रात नहीं मिली थी, इसके पीछे कई खास बातें थीं। सबसे पहली चीज थी उनके खाने का बेजोड़ और एकदम असली स्वाद। लोग दूर दूर से खिंचे चले आते थे। और दूसरी बड़ी बात थी दोनों भाइयों की कमाल की टीम वर्क। सुबह सुबह मंडी से ताज़ा सामान लाने से लेकर रात की सफाई तक दोनों बराबर मेहनत करते थे। मुनाफा भी आधा आधा बट्टा था। वो असल में अपने पिता के उस सपने को जी रहे थे जिनका मानना था कि साथ रहोगे तो आगे बढ़ोगे। सच कहें तो यही उस ढाबे की सबसे मजबूत नींव थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कहानी में एक मोड़ आता है और यहीं से शुरू होता है अध्याय 2, लालच का बीज। दिलचस्प बात यह है कि यह दबाव बाहर से नहीं बल्कि घर के अंदर से ही शुरू हुआ। बड़े भाई वीरेंद्र की पत्नी ने पड़ोसिन की एक नई साड़ी देखी और ज्यादा पैसों की मांग कर दी। बस यहीं से वीरेंद्र के दिमाग में अपने ही भाई के खिलाफ एक खौफनाक और सोची समझी साजिश ने जन्म लिया। उसने क्या किया? पहला कदम, सूर्यकांत जो चिकन बना रहा था, वीरेंद्र ने चुपके से उसमें बहुत ज्यादा नमक और मिर्च मिला दिया ताकि खाने का स्वाद पूरी तरह बिगड़ जाए। दूसरा कदम, जब ग्राहकों ने गुस्सा किया और शिकायत की तो वीरेंद्र ने सारा का सारा दोष सूर्यकांत पर मढ़ दिया और उसे सबके सामने बुरी तरह जलील किया। और तीसरा कदम, अपनी ताकत और मुनाफे को सीधा दोगुना करने के लिए उसने अपने ही सगे भाई को ढाबे से धक्के मारकर निकाल दिया। व्यापार में शॉर्टकट लेने का यह एक बेहद खतरनाक और दुखद तरीका था। उस वक्त भरी भीड़ में सूर्यकांत ने रुंधे हुए गले से बस इतना ही कहा था, मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकता। जरा सोचिए उस छोटे भाई की मनोदशा, जिसे बिना किसी गलती के अचानक अपने पिता की विरासत से बेदखल कर दिया गया। ये इस पूरी कहानी का सबसे भावुक कर देने वाला पल है। लेकिन सबसे खास बात यह रही कि उसने बदले की आग में जलने या टूट जाने के बजाय अपनी सच्चाई और अपने उसूलों पर टिके रहने का फैसला किया। और सच मानिए, उसकी यही दृढ़ता आगे चलकर इस कहानी का पूरा रुख पलटने वाली थी। और अब हम आते हैं भाग 3 पर। 2 अलग अलग रास्ते हैं। यहां से दोनों भाइयों की जिंदगी बिल्कुल अलग दिशाओं में मुड़ गई। एक तरफ सच्चाई का रास्ता था तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार का अंधेरा। सूर्यकांत ने सड़क किनारे एक छोटा सा लेकिन ईमानदारी का ठेला शुरू कर दिया। वहां जोखिम कम था, कमाई भी धीरे धीरे हो रही थी, लेकिन उसकी नींव बिल्कुल पक्की थी, जो उसके असली मूल्यों और उसकी पत्नी रश्मिता के अटूट हौसले पर टिकी थी। इसके बिल्कुल उलट वीरेंद्र ढाबे पर ग्राहकों की कमी से घबरा गया और उसने जमीर नाम के एक तस्कर से हाथ मिला लिया। ये सब पिछले दरवाजे से होने वाले काले और गुप्त सौदे थे। जोखिम बहुत ज्यादा था, पैसा तेजी से आ रहा था, लेकिन वीरेंद्र का नैतिक पतन भी उतनी ही तेजी से हो रहा था। इसी के साथ हम पहुंचते हैं भाग 4 की तरफ, समुदाय का पतन। जब वीरेंद्र ने ढाबे के पिछले हिस्से से अवैध नशा बेचना शुरू किया तो किसी ने नहीं सोचा था कि व्यापार के इस एक छोटे से फैसले का पूरे समाज पर इतना विनाशकारी असर होगा। गुप्त रूप से नशा बिकने की वजह से गांव के घरों में गंभीर घरेलू हिंसा के मामले अचानक बहुत तेजी से बढ़ने लगे। जल्दी पैसा कमाने की अंधी होड़ में वीरेंद्र ने सुरक्षा को पूरी तरह ताक पर रख दिया। नतीजा ये हुआ कि उसी ढाबे के बाहर हिंसक झगड़े और सरेआम मारपीट आम बात हो गई। जरा सोचिए, जिस ढाबे ने कभी पूरे गांव को एक धागे में पिरोकर रखा था, आज उसी जगह ने सामाजिक नैतिकता को कुचलते हुए दयावा गांव की पूरी शांति और भाईचारे को तबाह कर दिया था। ऐसे माहौल में वीरेंद्र के मन में एक भयानक सवाल गूंजने लगा
क्या ये सब मेरी वजह से हो रहा है? ये तब हुआ जब उसने सड़क पर एक नशे में धुत आदमी को अपनी पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट करते हुए देखा। उस एक पल में उसे अपनी उस नई दौलत की असली और खौफनाक कीमत समझ में आ गई। ये उसके अंदर चल रहे भयंकर नैतिक संघर्ष का एकदम चरम बिंदु था। उसे ये कड़वा एहसास हो गया था कि गलत रास्ते से कमाया गया पैसा कभी चैन की नींद नहीं दे सकता। और यहीं से शुरू होता है भाग 5, प्रायश्चित का रास्ता। वीरेंद्र को अब पूरी तरह समझ आ गया था कि वो बहुत गलत रास्ते पर है, लेकिन जैसे ही उसने उस तस्कर ज़मीर से ये काम बंद करने को कहा, ज़मीर ने उसे सीधे जान से मारने की धमकी दे डाली। अब दांव पर बहुत कुछ था। सवाल ये था कि क्या वो अपनी उस बेहिसाब दौलत और अपनी जान को चुनेगा या अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनेगा। जान का खतरा होने के बावजूद वीरेंद्र ने यह तय कर लिया था कि वो अब और घरों को उजड़ते हुए नहीं देख सकता। उसने अपने डर के आगे घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया। उस पूरे आपराधिक गिरोह का अंत बहुत ही नाटकीय और तेजी से हुआ। पहले दिन वीरेंद्र ने एक बेहद असाधारण और हिम्मत भरा कदम उठाया। वो सीधा पुलिस स्टेशन गया और खुद के साथ साथ उस पूरे कातिल के गुनाह कबूल कर लिए। दूसरे दिन वीरेंद्र की पक्की मुखबिरी पर पुलिस ने गोदाम पर एक सफल छापा मारा और ज़मीर को गिरफ्तार कर लिया। तीसरे दिन वीरेंद्र ने शांति से आत्मसमर्पण कर दिया और उसे उसके किए की सजा सुनाई गई। और फिर ठीक 1 साल बाद वीरेंद्र अपनी सजा पूरी करके जेल से रिहा हुआ। ये सफ़र हमें साफ दिखाता है कि अपनी गलती सुधारने के लिए कई बार बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अब आते हैं हमारे अंतिम अध्याय पर, ईमानदारी से पुनर्निर्माण। जब वीरेंद्र अपनी सजा काटकर वापस गांव लौटा तो उसे गांव वालों की बहुत ही कठोर नजरों और तानों का सामना करना पड़ा। माहौल बहुत भारी था, लेकिन कहते हैं ना कि एक गलती ने भले ही सारे रिश्तों को तोड़ दिया था, लेकिन एक सच्चाई ने उन्हें फिर से मिला दिया। और सबसे अहम बचाव उसी इंसान ने किया जिससे वीरेंद्र ने सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई थी। सूर्यकांत उस नाराज भीड़ को चीरते हुए आगे आया और उसने पूरे गांव के सामने अपने बड़े भाई के साहस का बचाव किया। उसने लोगों को याद दिलाया कि कैसे वीरेंद्र ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस पूरे खतरनाक गिरोह को खत्म किया है। इस एक पल ने न सिर्फ गांव वालों का नजरिया बदला, बल्कि दोनों भाइयों के उस टूटे हुए रिश्ते को भी हमेशा के लिए वापस जोड़ दिया। इस ढाबे की ये पूरी कहानी हमें कुछ बहुत ही गहरी और काम की सीख देती है। पहला, लालच से पैसा तो बहुत जल्दी मिल सकता है, लेकिन ये मन और समाज दोनों की शांति को पूरी तरह खत्म कर देता है। दूसरा, सामुदायिक सद्भाव के बिना अर्जित की गई कोई भी दौलत अंत में बिल्कुल बेकार है। तीसरा, सच्ची सफलता के लिए ईमानदारी, टीम वर्क और सूर्यकांत जैसे कभी ना हार मानने वाले जज्बे की ही जरूरत होती है। और सबसे बड़ी बात, प्रायश्चित हमेशा संभव है, लेकिन इसके लिए अपनी गलतियों की पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वीरेंद्र ने ली। तो अंत में आइए इस कहानी को एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ यहीं विराम देते हैं। क्या समुदाय की शांति की कीमत पर हासिल की गई दौलत कभी भी सही मायनों में फायदेमंद हो सकती है? ये कहानी साबित करती है कि व्यापार में शॉर्टकट और लालच अंततः बर्बादी ही लाते हैं, जबकि सच्चाई, परिवार और ईमानदारी ही जीवन की असली दौलत हैं। इस सवाल पर जरूर गहराई से विचार कीजिएगा। इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।